स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पता ही है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। इनिशियली इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी, इसके बारे में साइंटिस्ट का क्या कहना है, इसके बारे में बताया, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं था। ठीक है, सेल चैप्टर में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जनरली जो साइंटिफिक कम्युनिटीज है, मतलब जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, ऑलमोस्ट सब सिमिलर मानते हैं कि लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, वाटर के अंदर हुई थी। अब उसमें कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ओशियंस में हुई थी, और कुछ का कहना है कि नहीं, स्मॉल वाटर पूल्स में हुई थी। स्मॉल वाटर पूल्स में भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो चेंज होती रह रही थी। समझ में आया? तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस वर चेंजिंग। यहाँ तक समझ में आ गया? अब तुम कहोगे स्मॉल वाटर पूल्स क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल स्मॉल वाटर पूल्स में इन्होंने कहा हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग्स क्या है? तो तुम्हें पता होगा ना, कई जगह हमारे स्पेशली माउंटेन्स एरिया में तुम देखोगे कि कुछ हमारे पास ऐसे वाटर पूल्स होते हैं जहाँ पे इवन दो कोल्ड कोल्ड मतलब वेदर हो, तुम्हारा रेनी, कोई भी वेदर रहने दो, वहां पे तुम्हें बॉइलिंग वाटर मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि लद्दाख में एक ऐसी जगह है पुगा वैली करके, वहां पे इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट, वहां पे जो वाटर पूल है, वहां पे उसका टेम्परेचर कैसे मिलेगा तुम्हें? बॉइलिंग पॉइंट में मिलेगा। ठीक है। दिस एनवायरमेंटल कंडीशन सिम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ। अब इनका कहना है जो क्लाइमेटिक कंडीशन हमें उस हॉट स्प्रिंग में मिल रहा है, सिमिलर हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो भी था। समझ में आ गई ये चीज? तो उनका कहना है कि सिमिलैरिटी, और ये कौन बता रहा है? ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि 3 बिलियन ईयर्स अगो जो हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल रही थी, वही क्लाइमेटिक कंडीशन आज की डेट में कहाँ पे मिलेगी तुम्हें? हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे? हीट लविंग बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरिया जो इतने हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पा रहे थे, और उनको हमने क्या नाम दिया? थर्मोफाइल्स का। क्लियर हो गई ये चीज? और ये जो थर्मोफाइल्स या हीट लविंग बैक्टीरियाज है, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर कहते हैं। अब यूनिसेल्युलर क्या है? तो सिंगल सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पहले पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, मतलब पुरानी एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं था। तो इसमें बस इन्होंने ओरिजिनेशन के बारे में बताया कि बिफोर, मतलब लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, तो वाटर्स में हुई थी। वाटर में भी कहाँ हुई? तो स्पेशली जो हॉट स्प्रिंग जैसे वह है ना, उनमें हुई। और क्यों हुई? तो वहां पे ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि कैसा भी टेम्परेचर चेंज होने दो, उनके वो सरवाइव कर गए, और ऐसे इसको हमने थर्मोपाइल्स कह दिया। और उनका नेचर कैसा था? देवर यूनिसेल्युलर इन नेचर। सबको ये चीज समझ में आ गई है? फिर कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने आगे और उसको स्टडी करा। तो वो साइंटिस्ट इंडिया के, देखो अब इन्होंने क्या करा है पता है? मेनली इंडियन साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि पहले नहीं था एनसीईआरटी में। तो अब जैसे इन्होंने बता दिया कि हमारे पास लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, उसके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने उस हॉट स्प्रिंग को स्टडी करा। और उस हॉट स्प्रिंग में उनको क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट मिला। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड। ठीक है। वो कंपाउंड उनको वहां पे मिला। इट वॉज फॉर्म्ड रैपिडली। और किसके रैपिडली अराउंड फॉर्म हो रहा था? वो जो बैक्टीरियाज वहां पे प्रेजेंट थे ना, उनके अराउंड ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। अब तुम कहोगे इस कैल्शियम कार्बोनेट का फायदा क्या था? 3 ऐसे कंडीशंस मिली जिससे वो सरवाइव कर गए। तुम कहोगे पहला क्या था? जब वो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, तो वो हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो गए। मतलब उनको हमने, तुम्हें पता है रेडिएशन आर वेरी हार्मफुल, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। पर ये सरवाइव कर गए, क्यों? क्योंकि उनके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट था। अगर कोई रेडिएशन बन भी रहा था तो वो उसको सरवाइव कर गए। समझ में आ गया? सेकेंड क्या मिला इनको उसका एडवांटेज? तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर गए। बहुत एक्सट्रीम कोल्ड आया होगा तो भी सरवाइव कर गए, बहुत गर्मी पड़ी होगी तो भी सरवाइव कर गए। कुछ भी अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आए, एक्सट्रीम वाले, एक्सट्रीम की बात हो रही है, तो वो सरवाइव कर गए। एंड तीसरा है, उनके पास एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई। तुम्हें पता है उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो सेल के अराउंड बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आ गया? ये 3 जो चीजें इनको एडवांटेज मिली है, ये किसके बेसिस पे मिली? जो कैल्शियम कार्बोनेट हॉट स्प्रिंग में मिला, उसके वजह से उनको ये एडवांटेज मिला, और इसलिए वो सरवाइव कर गए। कितनी ईयर्स को? अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो को। समझ में आ गई ये चीज? क्लियर है सबको यहाँ पे?
इसके बारे में भी पुरानी एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, ये भी हमने पहली बार नया पढ़ा है। सबको समझ में आ गया? अब ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में याद रखना है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, याद रखना है ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में काउंट होते हैं, एंड प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, और सारे के सारे लिविंग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो सबका जो बेसिक लेवल है वो क्या बोलोगे तुम? सेल कहोगे। सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, कुछ ऐसे भी हमारे पास हैं जो यूनिसेल्युलर है, एक सेल से बनते हैं, तो उनका एग्जाम्पल क्या आ गया? बैक्टीरिया और ईस्ट आ गया। और हमारे पास मल्टी सेल्युलर है, तो हाँ प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, फिश आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, हम सारे मल्टी सेल से बने हुए हैं, इसलिए हम किस में आ गए? मल्टी सेल्युलर। अब देखो जो पहले सेल चैप्टर था ना, उसमें ये चीजें बताई थी कि पहला सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा सेल है। जब मैं ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन करूं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से क्या बनता है? हाँ, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और वेरियस ऑर्गन सिस्टम मिला के हम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। समझ में आ गया? तो यही लाइन, अब यही पैराग्राफ नीचे है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म टिश्यू। ठीक है, याद रखना है हमेशा सिमिलर नहीं होते, कई बार हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को भी कंबाइन कर देते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, अलग अलग टिश्यूज मिला के ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जिसमें इन्होंने एग्जांपल दिया, नेजल पोर हो गया, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, तो ये पूरा हमारा क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, जिससे हम अपना रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग सारा प्रोसेस करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? फिर इन्होंने कहा है इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका कहना है कि टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गए, स्टिल सारे ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेस किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। जैसे अगर ये बिल्डिंग बनी है तो तुम्हें पता है हर बिल्डिंग में सबसे बेस क्या होता है? तुम्हारे ब्रिक्स होते हैं। हम ब्रिक्स लगाते हैं, उसके बीच में सीमेंट भरते हैं, तो ब्रिक हमारा क्या होगा? बेसिक यूनिट हो गया। लाइक जब भी हम बेस बनाते हैं तो ब्रिक के हद से बेस बनाते हैं हम। तो सेम वे हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। तो अगर हमारे को डिवाइड करते जाओगे तो सबसे माइन्यूट चीज हमारी बॉडी में क्या है? सेल है। एंड फंक्शनल भी वही है। क्यों? क्योंकि अभी ये मैंने तुम्हें बताया ना, अगर हम रिवर्स में बात करें, ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन है, ऑर्गन में टिश्यूज हैं, और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। तो सेल ही है जो सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। और कैसे ये सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जिसको काम असाइन करा गया है कि ये ऑर्गेनल ये काम करेगा, दूसरा ऑर्गेनल ये काम करेगा। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा एक छोटा सा सेल हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, कैसे वो डिफरेंट जो फंक्शंस है उनको कैरी आउट कर रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल? तो ये जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स है। तीन बेसिक क्या है? सेल का जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। इस साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, और सेंटर में एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये तीन चीजों से सारे सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, बस प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इन जनरल सबका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा सेल का। समझ में आ गया? तो अगर कोई तुम्हें सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स पूछता है तो मेन थ्री में हम यही लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे, साइटोप्लाज्म लिखेंगे। याद रखना है साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस एक अलग चीज है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म तुम्हारा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को बना के, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसको मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, जिसको हम लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, जो तुम्हारे सेल में लिविंग चीज है सेल के अंदर। क्लियर हो गया? डू सेल्स लिव फॉर एवर? तो इसका आंसर इज नो। ऑब्वियसली सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, सेल डेड होते हैं, तो ये कहेंगे कि फिर और सेल्स कहाँ से आ रहे हैं?
तो याद रखना है कि सेल हमेशा अपने आप को डिवाइड करता रहता है, और जब वो डेड हो जाएगा ऑब्वियसली तो वो डिवाइड करना बंद कर देगा। और कोई ये भी क्वेश्चन है कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, तो याद रखना है हर सेल, ये रहा ना, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, तो सेल, ईच एंड एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक जो प्रीवियस सेल बना था उससे न्यू सेल बनते हैं, और कोई सेल डेड होने वाला है तो भी वो न्यू सेल बना के फिर डेड होता है। क्लियर हो गई ये चीज। अब है हाउ टू स्टडी सेल्स। अब देखो सेल्स की साइज इज टू स्मॉल, ऑलमोस्ट मिलीमीटर में है, ठीक है। अब तुम कहोगे व्हाट इज मिलीमीटर, मीटर के बारे में सबको पता है, मीटर, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इट इज एक्चुअली में 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो इतना छोटा है, हमें तो और इतना छोटा है कि हम देख भी नहीं सकते। तुम कहोगे क्यों नहीं देखेंगे, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे आईज से रिलेटेड। तुम्हें याद रखना है हमारी आईज में एक एबिलिटी है चीजों को देखने के लिए, ठीक है। हमारा जो नियर पॉइंट है, जहां तक हम क्लियर देख सकते हैं, वो नियर पॉइंट हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तुम अगर 25 सेंटीमीटर से बुक को और क्लोज ले आओगे, जैसे सपोज ये 25 सेंटीमीटर है और मैं बुक को और पास में लाऊंगी, तो मुझे जो लेटर्स हैं वो ब्लर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी आईज में क्लैरिटी से देखना कम हो जाएगा। और जो फार पॉइंट है वो हमारा क्या है, इन्फिनिटी। अभी अगर तुम एक पेपर लो और उस पर 2 डॉट्स लगाओ और उसको अपने आईज से देखो तो तुम्हें क्लियर दिखेगा। अगर वो डॉट्स को तुम और क्लोज 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 लेके आओगे, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें वो 2 डॉट्स के मतलब 2 डॉट्स तो दिखेंगे नहीं, वो सिंगल डॉट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आईज की एक कैपेसिटी है उनको देखने की, एक उसमें मतलब एक रेंज के बाद में हम देख नहीं सकते हैं। तो जो 2 डिफरेंट डॉट्स थे वो हम अगर हम उनको 0.1 मिलीमीटर के गैप से लेके पास में आ जाएंगे तो वो हमको किस फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सिंगल पॉइंट के फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरे आईज की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है कि मैं इतना ही उसको छोटा करके देख सकती हूँ, उसके बियॉन्ड में देख नहीं सकती। और जो मेरी आईज की लिमिट है रिजोल्यूशन की वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि इसलिए सेल तो इससे भी छोटा है और इसलिए हम सेल को यहाँ से अपने आईज से देख नहीं सकते हैं। तो तुम कहोगे फिर ये जो साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने कैसे सेल के बारे में पढ़ाई करी, तो उनके पास माइक्रोस्कोप था। तुमने क्लास यहाँ पे देखो बता रखा है, क्लास 8 में चैप्टर 10 पढ़ा होगा। तो तुम्हें याद रखना है जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लेंस प्रेजेंट होता है। इस लेंस के पास एक एबिलिटी होती है, वो है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब है उसकी साइज को एनलार्ज करके दिखाना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन करके हम उस सेल को बड़ा करके देख के एंड फिर उसको पढ़ा, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज किसने करी है, साइंटिस्ट लोग ने करी है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने ये सेल को स्टडी कराया है वो कौन था, रॉबर्ट हुक था, ठीक है। उसने डिस्कवर करा और 1665 में करा। उसने खुद ही डिजाइन करे हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करा। अब जो उसका माइक्रोस्कोप था वो कितना मैग्निफिकेशन कर पा रहा था, 200 इंटू या 200 से लेके 300। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये छोटी सी चीज है। ऑब्वियसली अभी तो तुम्हें आईज से दिख रही है, वैसे ये मान के चलो आईज से नहीं दिख रही है, तो माइक्रोस्कोप इसको 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है हमको। ये चीज समझ में आई। तो 200 इंटू या 300 की रेंज में मैग्नीफाई करके दिखाया। और वो उसने किस में स्टडी करा, तो थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। और मैंने पहले ही बताया था कॉर्क कैसा है, कॉर्क इज अ डेड पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। डेड पार्ट है उसको स्टडी करा, तो उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हो गए वो भी ऑब्वियसली कैसे थे, डेड सेल्स थे। तो अब इस चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने ये वर्ड बताया ही नहीं कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सेल पढ़ा, एंड वो भी कैसा पढ़ा, डेड सेल पढ़ा। नहीं नहीं, डेड के बारे में नहीं बताया ना, कि जो सेल इसने पढ़ा है वो डेड सेल के बारे में पढ़ा है। हाँ हाँ। वैसे इनके साइंटिस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बस वैसे पूछते हैं, इतना वो पैराग्राफ वाइज नहीं पूछेंगे। बट ये समझ में आया ना, इसने जो सेल स्टडी करा या ऑब्जर्व करा वो सेल कैसा था, डेड सेल था। क्यों? क्योंकि इसने कॉर्क के सेल को स्टडी करा, एंड कॉर्क इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। कि इसने क्या ऑब्जर्व करा, तो देयर वाज स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, ठीक है, और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्कूल लैबोरेटरीज में भी सेल दिखा सकते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है।
तो वहां पे याद रखना है कि दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या? एक आई पीस होगा जिससे ऊपर से तुम देखोगे, ठीक है, और नीचे जहां पे तुमने स्लाइड रखी है ना, स्लाइड से जस्ट ऊपर लेंस होंगे, उस लेंस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, याद रखना है दोनों के पास मैग्निफिकेशन होगा। इनका कहना है सपोज ये 10 से मैग्नीफाई करता है और ये भी 10 से मैग्नीफाई करता है, याद रखना है दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, तो ये चीज को कितना बड़ा करके दिखाएगा? 100 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। ये चीज समझ में आई? तो इनका कहना है कि तुम्हें स्कूल लाइब्रेटरी में भी टीचर्स फाइन स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे, अलग अलग सेल्स के दिखाएंगे, स्पेशली वो ह्यूमन चीक सेल दिखाएंगे, तुम्हें अनियन पिल के सेल्स दिखाएंगे, और वो अंडर द माइक्रोस्कोप दिखा के उसको मैग्नीफाइड करके दिखाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या तुम उसकी साइज बता सकते हो कितनी बनेगी? तो ये एक्टिविटी है, हाँ, सेल की किसी भी सेल की कितनी बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, अगेन ये एक्टिविटी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं थी। अब यहाँ पे देखो, इनका कहना है कि लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल, हम किसी भी सेल का साइज निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे उसके बारे में एक्टिविटी है। इनका कहना है टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग्स, मिलीमीटर वाली स्केल लेनी है, ठीक है। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, तुम्हारा माइक्रोस्कोप है ना जहाँ पे, आप तुम कहोगे स्टेज क्या है, तुम्हें ये चीज पता है जहाँ पे हम, तुमने कभी वैसे क्लास में स्कूल में माइक्रोस्कोप देखा है? सबने देखा ना, नहीं देखा? हाँ। जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं ना, जिसके ये है और मैं स्लाइड इसके ऊपर रखूंगी, तो जिसके ऊपर रखते हैं उसको स्टेज बोलते हैं, और उसी के ऊपर तुम्हारा लेंस होगा, तो हम उस लेंस को एडजस्ट करेंगे, तो ये स्टेज है, और स्टेज के ऊपर हम कुछ भी रखेंगे वो तुम्हारी स्लाइड्स होती हैं, वो स्टेज है। तो इनका कहना है पहले तो स्टेज का क्या मेजर करो, उसका प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in millimeter। इनका कहना है कि तुम्हें वहां पे ऐसे सर्कुलर स्पेस दिखेगा, उस पे हमने एक ट्रांसपेरेंट रूलर रखा हुआ है ऐसे, और फिर ऑब्जर्व मतलब तुम्हें वो एडजस्टमेंट करना है जिससे क्लियरली तुम्हें वो मार्किंग्स दिखाई दे स्केल पे, और जो ये सर्कुलर फील्ड है इसका तुम्हें क्या मेजर करना है? डायमीटर मेजर करना है। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? एक सर्कुलर फील्ड होगा, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मिलीमीटर की स्केल रखनी है और उसका डायमीटर मेजर करना है, और वो डायमीटर ऑब्वियसली हम अपनी आंखों से नहीं मेजर कर सकते, हमें जो लेंस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं जो भी डायमीटर आया है मिलीमीटर में, उसको कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर में। अब तुम कहोगे व्हाट इज माइक्रोमीटर? अभी तुमने पढ़ा 1 मिलीमीटर मीटर में कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर कितना होगा? 10⁻⁹ सॉरी -6 मीटर होता है, ठीक है। और एक होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर इज 10⁻⁹मीटर। समझ में आ गया? तो इनमें सबसे छोटा इज नैनोमीटर, फिर है माइक्रोमीटर। हाँ, देखो जनरली नाइन्थ में फिजिक्स में कोई खास इतनी एक्टिविटीज है नहीं, तुम्हारी केमिस्ट्री की एक्टिविटीज, बायो की एक्टिविटीज, सेम वे 10th स्टैंडर्ड में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें एक्टिविटीज प्रॉपरली करनी पड़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है, और नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। प्लस इन्होंने तुम्हें यहाँ पे ये भी बता रखा है कि अगर मैं मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो 1 मिलीमीटर इज ऑलवेज हाउ मच माइक्रोमीटर? 1000। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी डायमीटर आई है उसको कन्वर्ट करो। सपोज मेरा आया वो 5 मिलीमीटर डायमीटर आया, अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी माइक्रोमीटर में तो क्या आंसर आएगा मेरा? 5000 आएगा। ये चीज समझ में आई? 5 मिलीमीटर को मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करा है, तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलीमीटर इंटू माइक्रोमीटर इज 5000 इंटू 1000। समझ में आया? अब ये कह रहे हैं कि उस रूलर को हटा दो, और उसी सर्कुलर डायमीटर के ऊपर अब तुम क्या रखोगे? अनियन पील रखोगे, अनियन का छिलका रखोगे उसके ऊपर। समझ में आया? कुछ रिलेट हो पा रहा है? चीज का डायमीटर कैलकुलेट किया तो वो कितना आया? 5 मिलीमीटर आया। अब मैंने 5 मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया तो वो कितना बन गया? 1000 माइक्रोमीटर बन गया। समझ में आया? अब इसी के ऊपर तुम्हें क्या रखना है? तुम्हारा अनियन पिल रखना है। ये चीज समझ में आई?
अब जब हमने उसको अनियन पिल को उसके ऊपर रखा, तो और अनियन पिल को रखने के बाद में हमने अगेन उसको क्या करा, फोकस करा उसके ऊपर, और मुझे वहां पे सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और मैंने उसमें कितने सेल्स है वो काउंट करे। सपोज उस 5 मिलीमीटर वाले सर्कुलर पे मेरे 25 सेल बन रहे हैं, लाइक व्हेन आई वाज काउंटिंग, तो मेरे 25 सेल्स बने काउंटिंग के तौर पे। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है, हम साइज ऑफ अनियन पिल निकालना है तो डायमीटर को नंबर ऑफ सेल से डिवाइड करना है। तो डायमीटर मेरा कितना आया, 5000 आया, और नंबर ऑफ सेल्स वहां पे कितने आए, 25 आए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आया, 200। तो उस सेल का जो साइज है वो कितना होगा, 200 माइक्रोमीटर होगा। समझ में आया? और हम तो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर की चीज देख सकते हैं, ये तो माइक्रोमीटर है। समझ में आ गई ये चीज? If the estimated size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? तो ये कह रहे हैं कि अब मुझे उस सेल का साइज पता चल गया, कितना आ गया, 200 माइक्रोमीटर आ गया। तो उसको कितना मैग्नीफाई करके दिखाएगा मेरा माइक्रोस्कोप? तो इनका कहना है कि सपोज जो आई पीस है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 10 है, और जो तुम्हारा लेंस है उसका मैग्निफिकेशन भी 10 है। ये चीज समझ में आ रही है? अभी यहाँ पे मैंने समझाया था कि इसका भी मैग्निफिकेशन 10 है, इसका भी मैग्निफिकेशन 10 है। तो याद रखना है दोनों का मैग्निफिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 100। तो जो मुझे 200 माइक्रोमीटर की चीज दिख रही थी, अब वो मुझे बड़ी होके दिखेगी। कितने टाइम्स बड़ी होके दिखेगी, 100 टाइम्स लार्जर होके दिखेगी। मतलब जो चीज मुझे इतनी सी दिख रही थी, अब मुझे वो थोड़ी सी बड़ी होके दिखेगी। समझ में आ गया? Thus, a microscope allows us to see a very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure. तो अगर किसी को भी छोटी सी चीज पढ़नी है, माइन्यूट, जो कि हमें आई से दिख नहीं रही है, या हमें सेल के बारे में पढ़ना है, तो हमें किसकी हेल्प लगेगी, माइक्रोस्कोप की हेल्प लगेगी। Over the years, scientists have improved the microscope by improving this three main features. उन्होंने उसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दिया। देखो तुम्हें रेजोल्यूशन वर्ड कैमरा में भी पता होगा, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज करी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कलर्स के बीच में जो कलर्स वेरीफाई करना, कलर्स में जो ब्राइटनेस होती है ना, वो उन्होंने और ब्राइट कर दिए कलर्स को, जिससे हम इजीली देख पाए। एंड प्लस मैग्निफिकेशन बढ़ा दिया। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cell. तो याद रखना है ये माइक्रोस्कोप की वजह से हम सेल के बारे में इतना डिटेल में पढ़ पा रहे हैं। अब देखो इसके प्रिंट जो इसकी वो है फोटोज हैं वो सही से दिख नहीं रहे हैं, जो कि हम न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीफ है और इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा, तो देखो ऐसे दिखता है, बट वो अभी हमें दिख नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब तुम कहोगे जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है इसके बारे में पुरानी एनसीईआरटी में जीरो है, जीरो, कुछ भी नहीं है। बस एक तुम्हारा जो माइक्रोस्कोप है ना उसका डायग्राम जरूर है। तो उसके अलावा मैंने और किसी के स्कूल में कभी माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे थे, बस उस स्कूल में देखा था मैंने। तो इसलिए याद रखना है कि इस अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सारा हम नया पढ़ रहे हैं।